हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने मॉडरेट्स के बारे में जानकारी ली थी और देखा था कि किस तरीके से शुरुआती दौर में मॉडरेट्स ने जो राजनीतिक समझ बढ़ाने का काम भारतीयों के अंदर किया और किस तरीके से उनका एवेल्युएशन विपिन चंद्र पाल कर रहे थे और साथ में पट्टाभी रमैया के कथन भी हमने देखे थे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक और विंग जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, या फिर जैसे आप हिंदी में गरम दल के नाम से अक्सर नाम सुना है, जानते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने जो पॉलिसीज़ देखी थी मॉडरेट्स की, जैसे कि पॉलिसी ऑफ ट्रिपल पी, प्रेयर पिटीशन एंड प्रोपोगेंडा, जिसको कि भिखमंगी पॉलिसी कह रहे थे अरविंदो घोष। साथ में बाल गंगाधर तिलक ने यह भी कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस दो चीज़ों पर अंतर करना चाहिए कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर रहे हैं या फिर वो बैक कर रहे हैं, यानी कि भीख मांग रहे हैं या फिर अपने अधिकारों मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से नरम दल की जगह एक गरम दल वाले लोगों का जो संगठन है वो बन रहा था, या संगठन ये कहते हैं मजबूत हो रहा था, क्योंकि लोग तो पहले से अपने विचारों से ही गरम और नरम कह सकते हैं आप उनको। तो लेकिन इनका जो उद्भव है ये क्यों हुआ, आखिर ऐसी क्या सिचुएशंस थी, क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव पड़ा उसकी वजह से, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कौन कौन सा पड़ा वो जरा देखते हैं। बात ये है कि 1868 के बाद जापान ने जिस तरीके से अपने यहाँ पर औद्योगिक विकास किया था, उस औद्योगिक विकास ने या जापान के प्रयासों ने निश्चित तौर पर भारतीयों की आंखें खोल दी थी और उनको ये विश्वास दिला दिया था कि कोई एक जो एशियन देश है वो भी अपना विकास कर सकता है जापान की तरीके से। क्योंकि पहले तो यही था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सिर्फ वहाँ पर मशीन्स हो सकती है, सिर्फ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, दैट्स वाई सिर्फ ये पश्चिमी देश हैं वो सिर्फ विकास कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनाइजेशन और कहीं पे नहीं हो सकता। बट दिस नोशन वॉज कम्प्लीटली चेंज बाई द जापान ड्यू टू इट्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो पहला इंटरनेशनल इफेक्ट आपका ये है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ जापान। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस शॉर्ट में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इटली की आर्मी ने इथोपिया, यानी कि उस समय का ये अब्सीनिया हुआ करता था, अब्सीनिया पे जब ये अटैक किया 1896 में, तो इथोपियंस ने इटालियंस आर्मी को हरा दिया। अब इटली कौन है, इटली के लोग कौन है, पश्चिमी है, तो ये भी माना जाने लगा कि भाई पश्चिमियों को हराया जा सकता है। अब तक जो नोशन प्रिवेल था, अब तक जो संकल्पना प्रचलित थी कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो अजय हैं, इस भ्रम को, इस मिथ को तोड़ दिया गया व्हेन द इथोपियंस डिफीटेड इटली इन द ईयर ऑफ 1896। इसके अलावा चीन के अंदर जो बोर युद्ध हुए थे, इससे भी जो अब बोर युद्ध कहाँ पे हुए थे, चाइना में हुए थे, और वर्सेस किसके साथ में, ब्रिटिश के साथ में हुए थे। तो चाइना ने ब्रिटिश को भी कड़ी टक्कर दी थी। तो इन सब चीज़ों ने भी भारत में क्या है, नेशनलिज्म को प्रमोट किया। इसके अलावा जापान ने रसिया पे 1905 में विजय हासिल की, रसिया पे अटैक किया था। तो ये प्रूफ हो गया कि एक जापान एक इतना छोटा सा कंट्री है, इतने बड़े क्षेत्र वाले जो देश है रसिया, उसको अगर हरा सकता है तो हम भारतीय अगर प्रयास करेंगे वो भी हरा सकते हैं ब्रिटिश राज्य को। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भी अब मैंने आपको बताया, जैसे कि इटली की हार इथोपियंस के हाथ में, बोर युद्धों में चाइना की जो हार देखने को मिली कई सारे बैटल्स में हमें, इसके अलावा जापान ने जिस तरीके से रसिया को हराया, तो ये सारी चीज़ों ने जो मिथ था कि यूरोपियंस अजय हैं, इस मिथ को तोड़ दिया। ठीक है, इसके साथ साथ में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट उस समय 1912 के अंदर कहीं कहीं पर हो रहे थे, जैसे कि आयरलैंड में, रसिया में, इजिप्ट में, टर्की में, पर्सिया यानी कि ईरान एंड चाइना में, इन सब चीज़ों ने भी भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो भारतीयों को भी एहसास हो गया कि अगर यूनाइटेड हो जाए सारे पीपल, दैट आर यूनाइटेड पीपल विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस कुड टेक ऑन द माइटेस्ट ऑफ एम्पायर्स, कि सब जो एकत्रित लोग जो हैं, यूनाइटेड जो लोग हैं, अगर ये एक साथ हो जाएं और सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाएं, तो जो कठिन से कठिन या जो शक्तिशाली जो एम्पायर्स हैं, जो साम्राज्य, उनको हराया जा सकता है। इसके अलावा जो रसिया की जो हार हुई थी जापान के द्वारा, इससे जो यूथ थे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, और हम देखेंगे ये जो आइडियोलॉजी है एक्सट्रीमिज्म के तौर पे पटल उभरती हुई दिखाई देती है। दूसरी बात क्या थी कि पहला रीजन तो हमने एक्सट्रीमिस्ट के उपजने का देखा है कि इंटरनेशनल इफेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था। दूसरा है डिसफेक्शन
डिससेटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स की मॉडरेट्स ने जो भी उनकी नीतियां थी, एक तो उनसे वो संतुष्ट नहीं थे और जो भी उन्होंने अचीव किया था वो उनसे भी संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो कैसे ज़रा देखते हैं। जो यंगर एलिमेंट्स थे कांग्रेस के अंदर वो डिससेटिस्फाइड थे जो भी मॉडरेट्स ने उन 15 से 20 सालों में, यानी कि 1885 से 1905 तक उन्होंने जो भी अचीव किया था वो पर्याप्त नहीं था उनकी नज़र में। अब वो उनके जो तरीके थे मॉडरेट्स के कौन कौन से, कि शांतिमय तरीके से या फिर तो संवैधानिक ये एजिटेशन प्रस्तुत करके हम अपनी मांगें मनवाएंगे। और स्पेशली 3 प्रकार की जो पीस थी, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, इसको भी उन्होंने ये कहा है कि दीज आर द स्लो मेथड्स दैट आर नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसी के तरीके से हम देखेंगे कि पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की जो उपाधि है उनको, उनकी जो 3 मेथड्स हैं, जो गर्म दल के लोग थे उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, भिखमंगी राजनीति है ये। ठीक है, भिखमंगी पॉलिसी है। बेगिंग इंस्टीट्यूट कांग्रेस को किसने कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था अरविंदो घोष ने। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था। इसके अलावा तिलक ने यह भी कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्लैटरर्स है, चापलूसों का सम्मेलन है, और इसके सेशंस को हॉलीडे रिक्रिएशन कहा था कि छुट्टी मनाने के, मौज मस्ती करने का दौर है। इसके अलावा जो ट्रेड मॉडरेट्स को गर्म दल के लोगों ने यह भी ब्लेम किया कि जो नरम दल के लोग हैं वो व्यापार कर रहे हैं, पेट्रियटिज्म, देशभक्ति की, राजभक्ति के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए तिलक ने यह भी कहा था कि अगर हम साल में एक बार मेढकों की तरीके से टर्राएंगे, जैसे मेढक टर्राते हैं बरसात के मौसम में सिर्फ एक बार, तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने किस रेस्पेक्ट में कहा था? क्योंकि कांग्रेस का सेशन साल में एक बार दिसंबर में लगता था, तो इसी एक्सपेक्ट में उन्होंने ये कहा था। दूसरा, जो बीसी चटर्जी है उन्होंने कांग्रेस को क्या बोला था? कांग्रेस को बोला था प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियन, एक ऐसी जगह है जो पॉलिटिशियन को हंट करती है। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल ने इनकी पॉलिसी ऑफ क्या कहा था? मेंडिकेंसी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मेंडिकेंसी किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने, ना कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं। तो 2 कारण हमें मिल गए कि क्यों एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ है, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, और दूसरा है हमारे सामने जो मॉडरेट्स की जो भी मेथड्स है उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं है। फैक्शनलिज्म की बात करें, आपस में फूट भी है यहाँ पर, जरा देखते हैं कहाँ पर। बंगाल के रीजन में अगर देखेंगे तो अरविंदो घोष जो थे और बिपिन चंद्र पाल, एक न्यूज़पेपर निकलता था वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम, उसको लेकर आपस में विवाद था कि उसको एडिट कौन करेगा, तो अरविंदो और बिपिन चंद्र पाल के विवाद था। बिपिन चंद्र पाल और ब्रह्मानंद उपाध्याय एक साथ ये थे, ठीक है, और अरविंदो घोष बहुत ही ज्यादा रेडिकल थे अपने विचारों में, हालांकि बिपिन चंद्र पाल भी रेडिकल थे। बंगाल के अंदर ही द बंगाली करके जो पत्रिका निकाली जाती थी, जिसको एडिट करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और अमृत बाजार पत्रिका जिसको एबीपी बोलते हैं, मोतीलाल घोष एडिट करते थे। इन दोनों के बीच में आपस में क्या था? विवाद था। तो मोतीलाल जो घोष थे ये जनरली गर्म दल से रिलेटेड थे, और जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमें ये पता है ये नरम दल के बड़े विख्यात नेता थे। उसी तरीके से मुंबई में जो तिलक है, तिलक और जो गोखले हैं उनके बीच में, अब जैसे द दक्कन सभा, जो पूर्ण सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, तिलक ने अपना कंट्रोल इस पे एस्टेब्लिश किया। तो 1895 के अंदर दक्कन सभा की स्थापना गोखले ने की। गोखले को 1895 में ये पूर्ण सार्वजनिक सभा से निकाल दिया गया था। गोखले और उनके जो गुरु थे, उनके गुरु कौन थे? रानाडे, रानाडे और गोखले, ये 2 लोगों को निकाल दिया गया था। तो फिर गोखले ने ये जो दक्कन सभा है इस प्रकार की संस्था का स्थापना करी 1895 में। इस सेम कंडीशन थी पंजाब के अंदर भी। पंजाब में दयानंद सरस्वती की जो डेथ होती है 1893 में, 1893 के बाद, तो वहां पर भी फैक्शनलिज्म डिवाइड हो गए थे, 2 पार्ट्स हो गए थे, 2 ग्रुप्स हो गए थे उस संस्था के। एक मॉडरेट कॉलेज हो गए थे और एक रेडिकल रिवाइवलिस्ट ग्रुप हो गए थे। मॉडरेट कॉलेज में जो लाला हंसराज वाला जो ये रेडिकल रिवाइवलिस्ट, जैसे कि गौरक्षणी सभा वगैरह की बात कर रहे थे ये लोग। तो हम क्या देखेंगे कि ऑल अराउंड द रीजन्स, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जो मेन सेंटर्स थे उस समय राष्ट्रवाद के, वहां पर ये गुरुत्व हमें देखने को मिल रहा है, लाइक इन द रीजन ऑफ बंगाल, मुंबई एंड पंजाब। तो एक तो ये भी बड़ा कारण है। इसके अलावा आर्थिक कारण भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जिस तरीके से जो पॉलिसी ऑफ, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ हम जो कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, अगर हम बात करेंगे जो नरम दल के लोग हैं उनकी बड़ी अचीवमेंट में तो इकोनॉमिक कॉसेस हैं कि उन्होंने जो रियल फेस एक्सपोज किया ब्रिटिशर्स का भारतीयों के सामने, इससे जो चीजें हैं भारतीयों में बेचैनी बढ़ गई थी। तो रानाडे ने ऐसे लिखे थे, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के बाद। इसके अलावा दादा भाई नेहरूजी की जो पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इंडिया बुक थी 1901 में, जिसको पब्लिश किया गया, उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कही गई।
इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि ब्लीडिंग इंडियन वाइट, इनसे इतना ज़्यादा कर लिया जा रहा था कि उनके शरीर में रक्त नहीं, सिर्फ ये सफ़ेद पानी रह गया था। ब्लड सकिंग लीच, ब्रिटिशर्स को माना था कि कैसी है लीचेस, ये लीच जैसी होती है ना, खून चूसने वाली जो गौच होती है, उस तरीके की है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो ब्रिटिश का शासन है वो द नाइफ ऑफ शुगर है, यानी कि ये शक्कर की जो चीनी होती है ना, यानी कि मीठी छुरी इसको कह सकते हैं, जिसको आप हिंदी में शुद्ध टर्म मीठी छुरी है ये एक तरीके से, यानी कि अच्छा अच्छा बोल बोल के आपको ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। तो इकोनॉमिक कॉसेस हमें समझ में आ गया होगा कि तो इकोनॉमिक कॉसेस। इसके अलावा अगला बड़ा कारण है रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज होती हैं वो, जैसे कि डिपोर्टेशन ऑफ चापेकर ब्रदर्स विदाउट ट्रायल इन 1897। भाई 1897 के अंदर ये जो अकाल आया था पूना के इलाके में, तो वहां पे रैंड और एमहर्स्ट दो ये जो अधिकारी थे, इनकी हत्या जो चापेकर दो भाई थे इन्होंने कर दी थी। तो इनके ऊपर बिना ट्रायल चला के इनको सीधी सजा दे दी जाती, डिपोर्ट कर दिया जाता है इनको, ठीक है। और जो ब्रिटिश की एक रिपोर्ट भी हुई थी उसमें यह भी माना गया था कि जो 1897 की जो घटना हुई है, चापेकर बंधुओं को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, ये बड़ा रीजन माना जाता है जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में स्टार्ट हुई हैं उनको, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है वो 1897 का ही ये इंसिडेंट माना जाता है, जहां पर रैंड एमस्ट की हत्या करके चापेकर बंधुओं को बिना किसी सुनवाई को डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा और रिप्रेसिव पॉलिसीज की बात करें, 1898 में क्या किया गया, एनेक्ट एक लॉ पर बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि जो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म के लिए जो प्रीच करेगा, यानी कि प्रचार प्रसार करेगा, उसको एक अपराध मान लिया गया इन द ईयर ऑफ 1898। इसके अलावा इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट सेक्स कर्जन के टाइम पे आया था, है ना, कर्जन। इसमें जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, इसको क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसके साथ में कर्जन की और सारी पॉलिसीज हम देखेंगे। एक तो ये कि दिल्ली दरबार 1903 में। अब सबसे बड़ी बात है कि 1901 में 1899 और 1900 में क्या है, हमें पता है ये फेमाइन आया था इंडिया के अंदर। और भारत उस समय ये जो फेमाइन था, यानी कि महामारी थी, भुखमरी थी, महामारी से अभी पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाया था कि ये बहुत ही लेविश, बहुत ही आलीशान दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हो रहा है। तो इस चीज को बोला गया पोम्पियस पेजिएंट, यानी भड़काने वाला, दिखावे वाला, ये जो सब ड्रामा हो रहा था जो दिल्ली दरबार। और एक तरफ यहाँ पे दिल्ली दरबार इतने इतने सारे पैसे दिल्ली दरबार में बर्बाद हो रहे थे, दूसरी तरफ जो जनता थी वो भूख से मर रही थी। तो इस तरह की पॉलिसीज ने इंडियंस को हर्ट किया हुआ था। बंगाल का पार्टीशन 1905 में कर दिया गया। अगर मान लेते हैं कि मॉडरेट्स की पॉलिसी का जो सबसे बड़ा फेलियर आप माने तो डिवीजन ऑफ बंगाल मानिए इसको। अगर उनकी पॉलिसीज इतनी इफेक्टिव होती तो उनको जो गैप मिला था वो 20 ईयर्स 1885 टू 1905 तक, तो वो ये बंगाल डिवीजन नहीं हो पाया। तो बंगाल डिवीजन जो है वो ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के किसमें, डिवीजन को लेकर। इसके अलावा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 आया था। तो जो काउंसलर्स होते थे जनरली, जो कलकत्ता में जो काउंसलर्स होते हैं वो लोकल लोग अपॉइंट किए जाते थे, जनरली इंडियंस। तो उनकी संख्या भी यहाँ पे, इनका जो नंबर्स है वो भी रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दी जाती है। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आया था। इसमें यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल बढ़ा दिया गया, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप हो गया। अगर यूनिवर्सिटीज कोई भी लॉ बना रही थी तो बाद में वो सरकार से पास कराना होता था, दैट मीन्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बढ़ रहा था। तो ये रिप्रेसिव पॉलिसी जो ब्रिटिश ने स्टार्ट करी थी, इनसे भी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे, और बाद में हम इनको एक्सट्रीमिज्म के रूप में देखते हैं। आइडियोलॉजी की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट किन चीजों पर यकीन करते थे, जैसे कि मॉडरेट्स की हमने बात करी, मॉडरेट्स बिलीव करते थे पीपीपी पे, ठीक है। ये बात करते थे, इनको हैट्रेड फॉर फॉरेन रूल रूट, सीधी सी बात है, जो विदेशी शासन था उनके लिए इनके मन में द्वेष था, घृणा था। और ये मानते थे कि लोगों के दिमाग से ब्रिटिश जो रूल है, इसका जो डर है, इसको हटाना है, रूट आउट करना है। इसके अलावा जो मासेस होती हैं, जनमानस होती हैं, इनकी कैपेसिटी यानी कि इनकी क्षमताओं पर उनको पूर्ण विश्वास था कि जनमानस के पास वो क्षमता है कि ब्रिटिश राज को खत्म कर सकते हैं, इस्तेमाल करके पैसिव रेजिस्टेंस और मास एजिटेशन, यानी कि जनमानस अगर एजिटेट करेगा उसके थ्रू और पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू। अब ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से ये सत्याग्रह का ही एक रूप है। तो इंडिया में गांधी ने ये वर्ड टर्म सत्याग्रह भले ही इस्तेमाल किया हो, लेकिन सत्याग्रह जैसा जो मेथोडोलॉजी है ये पहले से भी इस्तेमाल करी गई है। और पेजिस रेजिस्टेंस का जो ये जो टर्म देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अरविंदो घोष है, जिनका लड़ाई झगड़ा हो रहा था विपिन चंद्र पाल के साथ में
किसको? वंदे मातरम न्यूज़पेपर को लेकर, एडिटिंग को लेकर। इसके अलावा स्वराज को उन्होंने अपना गोल बनाया, इस स्वराज को कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सैक्रिफाइस करके, स्वयं का त्याग करके, स्वयं का बलिदान करके ही आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं और डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन लेनी होगी, ये पीपी वाली काम हमें काम नहीं करेगा। ये आइडियोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये थी इस तरीके से कॉसेस जो थे राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के, जरा एक बार गो थ्रू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, अचीवमेंट्स के जो अचीवमेंट्स थी मॉडरेट्स की, उनसे डिसफेक्शन। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है क्या? विभेद, ठीक है ना? इसके अलावा इकोनॉमिक कॉसेस, आर्थिक कारण थे। रिप्रेसिव जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, ठीक है? तो ये जनरली 1 2 3 4 5 मेन रीजंस हमने डिस्कस किए और साथ में उनकी आइडियोलॉजी भी डिस्कस करी, किसकी? गरम दल वालों की। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या है? देखो, लाला लाजपत, जो गरम दल के लोग थे उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वराज वाज द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर नेशन एंड रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नमेंट कुड नॉट बी नो सब्स्टिट्यूट ऑफ इट। ये कह रहे हैं कि जो स्वराज है, ये पहली शर्त है, यानी कि पहली ज़रूरत है किसी भी राष्ट्र की, और चाहे आप कितने भी रिफॉर्म्स लेके आ जाओ या कितनी भी गुड गवर्नेंस बना लो, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते स्वराज का। तो लाला का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये याद रखना, ये स्वराज वाली बात कही थी। अरविंदो घोष ने अपने कई सारे आर्टिकल्स लिखते थे, और जो आर्टिकल्स इनके होते थे उनका टाइटल्स होता था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू मेंस होप, ये जो होप वाला है, ये तो लिखा था किसने? ए ह्यूम ने, पैम्फलेट। और उसी से मिलता जुलता एक नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये लिखा था अरबिंदो घोष ने, जहां पे उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस एज बीइंग आउट ऑफ कांटेक्ट विद द प्रोलेटरिएट इट्स कैरेक्टर अननेशनल एंड इट्स वर्क फेलियर। कि जो मतलब बुर्जुआ वर्ग है, जो मतलब लोकल लेवल की जनता है, जनमानस है, कांग्रेस उनके कांटेक्ट में नहीं, उनके कांटेक्ट से बाहर है। कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो अननेशनल है, और इसका जो काम है पूरी तरीके से कांग्रेस फेल है। इन्होंने अपने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड आर्टिकल्स में लिखते थे ये। अरविंदो घोष ने साथ में ये भी कहा कि स्वराज इज द रिटर्न ऑफ सत्याग्रह। स्वराज का मतलब है सत्याग्रह का क्या? रिटर्न होना। मैंने अभी फिर से बताया कि सत्याग्रह गांधी से पहले भी इंडिया में था। अरविंदो घोष, बस गांधी का एकमात्र ये था कि गांधी जी ने इसको सक्सेसफुली हर जगह पर यूज किया सत्याग्रह को, जबकि अरविंदो घोष ने अपनी थ्योरी तो दी, लेकिन इसको सक्सेसफुली कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर पाए, लोगों को बना के नहीं दिखा पाए। जैसे आपने कोई एक मतलब डिवाइस तो बना लिया, डिवाइस आपने बना लिया था अरविंदो घोष ने, लेकिन इस डिवाइस का प्रयोग करके लोगों को नहीं दिखा पाए। इसके अलावा कहा कि स्वराज क्या है? रिटर्न ऑफ सत्याग्रह है, सेल्फ लिबरेशन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का सेल्फ लिबरेशन है, फॉर फाइनल फुलफिलमेंट ऑफ द वेदांतिक आइडियल। जो वेदांतिक जो आदत हैं, ये लोग प्राप्त करेंगे जब स्वराज होगा। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन, ये कथन अरविंदो घोष का है। साथ में कहते हैं कि जो स्वराज है, स्वराज का मतलब अरविंदो घोष का था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। ये सबसे रेडिकल जो विचार है स्वराज को लेकर, ये किसका है? अरविंदो घोष का ही है। तिलक के बारे में बात करें कि तिलक स्वराज के बारे में कहते हैं कि जो स्वराज है ये बहुत आवश्यक है फॉर द एक्सरसाइज एंड स्वधर्म, स्वधर्म के प्रयोग के लिए ये बहुत आवश्यक है। विदाउट स्वराज, स्वराज के बिना कोई भी ना तो सोशल रिफॉर्म हो सकता है, ना कोई औद्योगिक प्रगति हो सकती है, ना कोई अर्थपूर्ण शिक्षा हो सकता है, और ना ही नो फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल लाइफ, और ना ही राष्ट्रीय जीवन का कोई मूल हो सकता है। ये बात कही है तिलक ने। स्वराज इज एसेंशियल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ स्वधर्म। विदाउट स्वराज देयर कुड बी नो सोशल रिफॉर्म, नो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, नो यूजफुल एजुकेशन, नो फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल लाइफ। स्वराज कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू देम। स्वराज का कॉन्सेप्ट इनके लिए क्या है? स्वराज का मतलब है कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनके गवर्नेंस में। जो सरकार है वो भारतीयों के द्वारा चुनी जानी चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबल हो उनके प्रति, भारतीयों के प्रति। साथ में स्वराज का मतलब था एक तरीके से जो होम रूल होता है ना, जैसे कि आयरलैंड में था उस तरीके से। इसी वजह से उन्होंने होम रूल मूवमेंट यानी कि लीग भी स्टार्ट किया था। एक इनका बड़ा फेमस कथन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा, एंड मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे हम अब चर्चा करेंगे कि जो वेस्टर्नाइजेशन जो बढ़ रहा था, जो पश्चिमीकरण भारत में बढ़ रहा था, चाहे वो हम प्रशासन की बात करें, चाहे वो कल्चर की बात करें, इस पे जो गरम दल के लोग थे इन्होंने कैसा रिएक्ट किया, इस पे जरा चर्चा करते हैं। देखिए, अब हमें ये तो पता है कि हर जगह पर जो पश्चिमी जो विचार हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय की बात ले लो, तो राजा राम मोहन राय ने टोटली पश्चिमी विचारों को सब्सक्राइब किया, उनको बैक किया है, ठीक है? तो क्रिश्चियनिटी
और दो चीजें इंडिया के अंदर, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लाइफ, थॉट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो नई लीडरशिप थी उन्हें ये लग रहा था कि हमारे गले की हड्डी स्ट्रेंगल होल्ड बन गई है, फांसी बन गई है, जो भारत में वेस्टर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है। किसमें? थॉट में, भारतीय विचारों में भी और भारतीय राजनीति में भी। और विचारों में क्रिश्चियनिटी और यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म का थ्योरी का मतलब क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का थ्योरी का मतलब है एक ऐसा कोई भी काम करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो लाभ हो, लेकिन अगर ये भी कहते थे कि अगर उसमें से 4-5 लोग मरते भी हैं, उनको हानि भी होती है, तो हो जाने दो, बस लाभ देखो आप। तो ये जो क्रिश्चियनिटी और यूटिलिटेरियनिज्म वाली जो थ्योरीज थी, इनको बारे में विरोध किया है किसने? ये हमारे गर्म दल के लोगों ने। और यूटिलिटेरिज्म की थ्योरी तो हमें क्लियर सी दिख रही थी। ब्रह्म समाज की जो भी शिक्षाएं थी उसमें ब्रह्म समाज किसका? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो अब ये जो चीजें थी क्रिश्चियनिटी, ये भारतीय रिलीजन और जो विचार थे इनके लिए चैलेंज बनती जा रही थी। और भारत में मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, यानी कि जो जो कह सकते हैं, जो इंटेंशन ऑफ कंजप्शन की बात थी कि हर चीज का उपभोग, हर चीज मटेरियलिस्टिक तरीके से, क्योंकि भारतीयों का जो जीवन रहा है, जो दर्शन रहा है, वो मटेरियलिस्टिक नहीं रहा है हमेशा से। मटेरियलिस्टिक एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जिसको गृहस्थ जीवन हम बोलते हैं। उसके बाद हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। लेकिन अब जो उपभोगवाद की जो भावना बढ़ रही थी, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इंग्लैंड की जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट का खपत कब होगा? जब आप कंज्यूम करोगे। तो ये भौतिकवाद, जब आपको भौतिकवाद के लिए चीजों को उकसाया जाएगा। आजकल आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो भी क्या है? वो कंजप्शन को बढ़ाने का तो एक तरीका है, मटेरियलिज्म के ऊपर ही तो पड़े हैं। एक फ्रिज हो गया तो दूसरा फ्रिज चाहिए, एक गाड़ी हो गई तो 3 गाड़ी और चाहिए, 3 हो गई तो फिर आपको प्लेन जेट चाहिए। तो ऑल दीस आर सम ऑफ द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू एग्रीगेट पीपल फॉर कंजप्शन। तो ये तो मटेरियलिस्टिक लाइफ का उन्होंने, तो दूसरी लाइफ क्या है? दूसरा पॉइंट किसका ब्रूट किया उन्होंने? मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब है कि हमें बस अपना भला देखना, हमारा परिवार गया भाड़ में। तो इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब है, जबकि हमारे यहाँ पे जो जॉइंट है, हमारे यहाँ की जो कॉन्सेप्ट है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा वो परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये अब हम इस थ्योरी से हटके इंडिविजुअलिस्टिक की बात कर रहे थे। हालांकि इन मटेरियलिस्टिक लाइफ और इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ का बाद में जो क्रिटिसाइज है, ये महात्मा गांधी ने भी किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमारी सिविलाइजेशन को रोड कर दिया है, सड़ा दिया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के अलावा अब भारत में ज़रूरत थी कि नए हीरोज़ खड़े करने की, और उन उन नए हीरोज़ में सबसे पहला नाम जो आता है, वो आता है बंकिम चंद्र चटर्जी का। इसके बाद विवेकानंद, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के माध्यम से जनमानस को जागृत किया और बताया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या हानियाँ हैं, व्हाट आर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसके अलावा आप ये कहोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो शुरुआत थी वो बंगाली में भी लिखा है उन्होंने, फिर बाद में अंग्रेजी में भी लिखा है। एंड ऑन बंगाल आनंद मठ पब्लिश्ड। अब ये आनंद मठ की पब्लिकेशन 1880 दे रहे हैं, बट इसको 1882 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 1882, ठीक है। आनंद मठ जिन्होंने 1882 में इसको जो पब्लिश किया था, ये अब इससे उन्होंने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। By 1886 he had emerged an Indian and dreamed of united India under the leadership of Superman। देखो 1886 तक ये बड़े, कह सकते हैं, एक बड़े विचारक के रूप में उभर चुके थे। और बड़ी बात ये थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अखंड भारत का सपना देखा हो। अखंड भारत कह सकते हैं, यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा हो। सिर्फ भूमि के मध्य में यूनाइटेड नहीं, जहां पे हर एक लोग यूनाइटेड हो। अब यूनाइटेड करेगा कौन? कौन? एक महान, कोई एक सुपरमैन टाइप का व्यक्ति। तो लॉर्ड कृष्णा को उनको सुपरमैन माना, जो यूनाइट कर सकता था पूरी इंडिया को। किसको माना? सुपरमैन, लाइक लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के जैसे व्यक्ति यूनाइट कर सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ना भगवान कृष्ण को एक कर्मयोगी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो मैन ऑफ एक्शन है, जो कर्मों पर विश्वास रखता है, जो ईविल से लड़ता है और जो धर्म है उसके साथ में खड़े रहते हैं। वो लॉर्ड कृष्णा में एक अच्छा सोल्जर देखते हैं, एक क्लेवर स्ट्रेटजिस्ट देखते हैं, और एक सक्सेसफुल एम्पायर बिल्डर को भी देखते हैं। इस तरीके से उसने कुरुक्षेत्र में किया था। एट कुरुक्षेत्र वॉर लॉर्ड कृष्ण डेलिबरेटली वर्क फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैटी स्टेट्स एंड फॉर द इमरजेंस ऑफ द धर्मराज। जैसे कि लॉर्ड कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो छोटे छोटे राज्य थे उनको ध्वस्त कर दिया, और एक बड़े साम्राज्य यानी कि एक धर्मराज की स्थापना करी। तो धर्मराज की स्थापना करवा रहे थे। द मेन मंत्र ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी का जो मेन मंत्र था वो था सर्विस टू द मदरलैंड। अभी तो मदरलैंड, लैंड को मदर का ओहदा जो दिया है, वो ही बंकिम चंद्र चटर्जी देने का काम है। तो मुख्य जो काम है कि सर्विस करो अपने मातृभूमि की।
तो भूमि को जो मातृ बनाया, माता का दर्जा दिया है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही दिया है। इसके अलावा विवेकानंद बाद में एक बहुत बड़े वेदांतिस्ट थे, तो वेदांतों के जो आदर्श थे उनके आधार पर इन्होंने भारतीयों को एक न्यू कॉन्फिडेंस दिया कि आप अपने जो पास्ट हेरिटेज है, जो भूतकाल का जो आपकी विरासत है, कि अपनी विरासत पर आप क्या करो, गर्व फील करो। ही exhorted his compatriots to realize the value of the rich cultural heritage। उन्होंने लोगों से आह्वान किया, आह्वान exhorted का मतलब क्या होता है, जोर देकर कहना अपनी बात, आह्वान करना, कि आप लोग अपना जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो समृद्धशाली विरासत है, जो समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत है, उस पे आप क्या करना है, उसको पहचानो सॉरी, और उस पे गर्व करो। ही गेव अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन्होंने यूथ लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, फीलिंग दी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। गिव देम अ न्यू मिशन, एक नया मिशन दिया कि पश्चिम को कैनकर करो, अपने झुका दो पश्चिम को विथ इंडिया स्पिरिचुअलिटी, भारत की जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी मदद से। इसके बाद स्वामी दयानंद आते हैं, उन्होंने वेस्टर्न जो सुपीरियरिटी थी इसके मिथ को एक्सपोज किया, एक्सप्लोर कर दिया, उसकी पोल खोल के रख दी। वो उन्होंने रेफर किया इंडिया की रिच सिविलाइजेशन को वैदिक एजेस से कनेक्ट करते हुए, और बैन यूरोप वाज स्टीप्ड इन इग्नोरेंस। वो कहते हैं कि भारत में तो उस समय बहुत समृद्धशाली सिविलाइजेशन थी जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, जबकि जो यूरोप था उस समय अंधेरे में था। तो आप ज्ञान की बात हमसे मत करो, हमारा जो वैदिक एज था वो आपके ज्ञान के में बहुत ज्यादा सुपीरियर था, हम तब भी ज्ञानी थे, आज भी ज्ञानी है। दयानंद गेव अ न्यू कॉन्फिडेंस, दयानंद ने भी लोगों को एक न्यू कॉन्फिडेंस दिया, जनरली किसको, टू द हिंदू लोगों को, एंड अंडरमाइन द करंट बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द व्हाइट रेसेस। और जो पश्चिमी जो रेसेस थी, रेसेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रजाति, पहला ये नोशन प्रचलित था कि जो पश्चिम के जो जो सफेद लोग होते हैं वही सुपीरियर होते हैं, इस बिलीफ को भी उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, अंडरमाइन किया, बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ओवर द ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। दयानंद पॉलिटिकल मैसेज वाज इंडिया फॉर द इंडियंस, तो भारत भारतीयों के लिए है, यानी कि स्वदेशी की बात सबसे पहले अगर हम बात करें तो करने वाले व्यक्ति कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। फिर स्वदेशी की बात करने वाले लोग कौन है, फिर स्वदेशी की बात करने वाले शख्स हैं तिलक, फिर स्वदेशी की बात करने वाले जो शख्स हैं वो है गांधी। तो ये स्टार्टिंग में अगर बात करें कि सबसे पहले इन्होंने 4 स्व का भी नारा दिया है, 4 स्व भी दिया है, स्वराज, स्वशासन, स्वशिक्षा, इस प्रकार से। तो ये नारा जो है इंडिया फॉर इंडियंस, ये देने वाले पर्सन कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये हमने मुख्यतः देख लिया कि किस तरीके से जो वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था उसको हम जो कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने किस तरीके से उसको चैलेंज किया और किस तरीके से रिएक्ट किया। इवन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्ट बन रहे थे समाज सुधार के लिए, समाज सुधार जो है वो कानून के द्वारा बनाए जा रहे थे, कानून बना बनाकर, जैसे सती मैरिज एक्ट, सती एक्ट आया था 4 दिसंबर 1929 को आया था। फिर ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, एज ऑफ कंसेंट। तो इस प्रकार के एक्ट को तिलक कहते थे कि ये सही नहीं है। तिलक ये कहते थे कि समाज सुधार जो है, तो हमारा समाज है, हमारा धर्म है, तो हम स्वयं ही आपस में डिस्कस करके इसमें सुधार लाएंगे। जबरदस्ती कोई बाहर का व्यक्ति इंटरफियर करेगा या कानून बनाकर जो भी समाज सुधार है, ये सही नहीं है। इससे लोगों के अंदर असहजता प्रकट हो रही है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ रोष भी बढ़ रहा है। इसी वजह से तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 आया था, 1891 इसको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, जिसमें कि लड़के लड़कियों की एज कम थी। तो उनको ये दिक्कत नहीं थी कि लड़के लड़कियों की एज जो थी वो बढ़ा दी गई है, नहीं, उनको तकलीफ इस बात से थी कि ये एक्ट के द्वारा नहीं होना चाहिए, हमारी आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए, राइट। तो ये भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग उसको रिजेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश की पॉलिसीज को। अब हम जरा देखते हैं कि जो गर्म दल के लोग थे उनके उनके में कमियां कहाँ रह गई, ठीक है ना, वो कहाँ फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो गर्म दल की जो जो फिलॉसफी थी, ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं थी, एक निश्चित क्लैरिटी नहीं थी उस फिलॉसफी में कि एक्चुअल में क्या है इसका मतलब। इसके अलावा उन्होंने जो यूथ लोग थे, यूथ का मतलब क्या है, यूथ का मतलब है जो नवयुवक वर्ग थे या जो क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी एनर्जी को वो सही दिशा में नहीं लगा पाए, दे कुड नॉट यूटिलाइज और दे कुड नॉट टैप द एनर्जी ऑफ द यूथ और रेवोल्यूशनरीज इन फ्रूटफुल डायरेक्शन। इसके अलावा स्वराज पे अभी जैसे हमने चर्चा करी कि जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था सबका अलग अलग टाइप का था। जैसे बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, जैसे आयरलैंड में चल रहा है, जबकि अरविंद घोष सबसे ज्यादा रेडिकल थे, तो वो कह रहे थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इसके अलावा बात यह है
शुरुआत में तो उन्होंने एग्रेसिव मेथड्स को अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया किसके साथ? अथॉरिटी के साथ, यानी कि ब्रिटिश के साथ। जब उन्होंने देखा कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है खतरे में है, क्योंकि कई बार जब उनको जेल भेजा गया, तो फिर बाद में उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो ये भी बड़ी एक कमी थी। इसके अलावा जो अरबिंदो का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था ना, वो बाद में किसमें चेंज हो गया? ह्यूमैनिटी में बदल गया। तो उन्होंने, ठीक है, तो पहले कितना रेडिकल विचार था अरबिंदो घोष का कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब ये किसमें बदल गया? टोटल ह्यूमैनिटी में। इसके बाद तिलक को जब 1908 से 1914 में जब उनको रिलीज़ किया गया, तो उसके बाद जो तिलक के तेवर थे वो बदले हुए थे। वो नरम थे अथॉरिटी के प्रति। तो इवन तिलक ने तो 1915 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें तिलक और महात्मा गांधी एंड तिलक, दीज वर द टू पर्सनालिटीज हु बैक्ड द अथॉरिटीज एंड दे अपील्ड द इंडियंस टू गेट रिक्रूटेड इन द आर्मी, कि वो सेना में भर्ती हो। ये अभियान भी तिलक और गांधी ने चलाया था। तो जबकि पहले तिलक ब्रिटिश से किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। 1897 की घटना देखो जहां पर चापेकर बंधुओं ने मारा। 1908 में जब ये अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, तब भी तिलक ने इन क्रांतिकारियों को बहुत सपोर्ट किया था। इवन जो दिल्ली का, बात समझ में आ रहा है? तो पहले तिलक के जो तेवर थे वो बहुत हाई थे, अब वो नरम पड़ जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि शुरुआत में ये जो थे क्रांतिकारी थे, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे, शुरुआत में उनके मेथड्स एग्रेसिव थे, लेकिन बाद में वो उन्होंने कंप्रोमाइज किया अथॉरिटी को। तो उसमें एग्जांपल आप दो दे सकते हो कि अरबिंदो का स्वराज बदल गया ह्यूमैनिटी में, और तिलक जेल से आने के बाद उनके तेवर बदल गए थे। इसके अलावा दे वर द रिवाइवलिस्ट एंड ऑब्सकरेंटिस्ट इन मैटर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। अगर सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो वो रिवाइवलिस्ट से, रिफॉर्मर्स नहीं थे। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है जो अपने जो पुरानी धर्म है, जो पुरानी संस्कृति है, उसका रिवाइवल कर रहे हैं, ना कि वो सुधार कर रहे हैं। देयर वर्क स्टेट देम एज हिंदू रिलीजियस लीडर्स देन एज नेशनल लीडर्स। तो उन्होंने जो भी काम किए अपने धर्म को रिवाइवल करने के लिए, तो उनसे उनको हिंदू रिलीजियस लीडर्स का टैग लग गया, ना कि राष्ट्रीय लीडर वो बन पाए। तिलक की अगर हम बात करें तो तिलक का एंटी गाउ किलिंग सोसाइटीज बनाई थी, ठीक है, गौ हत्या रक्षणी सभा। इसके अलावा जो कंसेंट ऑफ जो बिल था 1891 में आया था, जिसमें गर्ल्स की जो उम्र थी 12 वर्ष कर दी गई थी, इसका भी तिलक ने विरोध किया, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, गणेश महोत्सव और जो हम आगे कहेंगे शिवाजी जो महोत्सव, ठीक है ना, ये गणेश ने 1893 में गणेश महोत्सव और शिवा जो महोत्सव है 1895 में जो स्टार्ट किया, ये क्लियर इंडिकेशन था कि हिंदूज के लीडर बन गए थे। हिंदूज जो मोब थी, जो भीड़ थी, जो जनता थी, उसको इन्होंने मोबिलाइज कर लिया था। इस वजह से इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जनरली रिवाइवलिस्ट थे एंड दे वर द ओनली हिंदू रिलीजियस लीडर्स। उसी तरीके से लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने एम्फेसाइज किया मेनली किस चीज पे, जो हिंदू के इंटरेस्ट है उनको संरक्षित किया जाए। दिस ऑल डेवलप्ड अनहेल्दी, और इस वजह से अन्य लोगों में असहजता हो गई थी। ये बात कर रहे हैं बिपिन चंद्र पाल। दे ऑल प्रोवोक्ड मिलिटेंट रिवोल्यूशनरीज, उन सबने क्रांतिकारी जो लोग थे उनको प्रोवोक तो किया, विच फोर्स्ड अथॉरिटी टू सप्रेस द मिलिटेंट्स अलोंग विद एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो जब क्रांतिकारियों ने हत्याओं को अंजाम दिया, ब्रिटिशर्स को मारा, तो इसकी वजह से रिवोल्यूशनरीज को तो खात्मा किया ही गया, और साथ में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको भी जेल हुई, उनको भी सप्रेस किया गया बुरी तरीके से। जैसे कि अरविंदो घोष को 1908 का अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, उसमें इनको जेल की सजा हो गई थी। बाद में फिर ये जो अरविंदो घोष थे, ये तो रिटायर हो गए थे भारतीय राजनीति से, ठीक है। उसी तरीके से तिलक को भी जेल की सजा हुई 1908 से लेकर 1914, 6 वर्ष की सजा होती है। वैसे तिलक को 1897 में जेल हुई थी जब चापेकर बंधुओं ने मार दिया था। 1908 से 14 में कब जेल हुई थी? जब इन्होंने जो अलीपुर बॉम्ब केस है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का समर्थन कर दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, घोष को डिटेंट कर लिया गया था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो 1908 में हुई थी, ये मैंने बताया है। लाजपत राव आदिल सिंह को भी डिपोर्ट करके बाहर भेज दिया गया था। इसके अलावा इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इसकी वजह से सूरत का विभाजन हो गया, और जिससे कि जनता के बीच में एक कह सकते हैं बहुत ही बुरा मैसेज गया। इसके अलावा ये जो मासेस होती थी, जो जनता होती थी, उनका तो पैसिव फेस होता था, यानी कि बिना हिंसा के कोई अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाए हैं मूवमेंट को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्वदेशी मूवमेंट में हिंसा होने लगती थी। दूसरा, फील्ड टू बाइडेन, इनका जो डेमोक्रेटिक बेस है, यानी कि जो इनका जो आधार था, मतलब इनका जो फैन बेस था, ये वो बढ़ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि इनका जो फैन बेस था वो जनरली कौन से लोग थे? जो यूथ लोग था, और जो एजुकेटेड जो लोग थे, एजुकेटेड जो इंटेलिजेंसिया वर्ग था, वो मॉडरेट्स का बेस था। इट आल्सो डिड नॉट रिप्रेजेंट वुमेन, साथ में महिलाएं और दलित भी उसमें नहीं रिप्रेजेंट करते थे, इनके साथ में थे। एंड दो इट इज ओनली पार्ट ऑफ अपर कास्ट एंड दे क्रिटिसाइज्ड इट वेल, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये तो हमने फेल की बात कर ली, अब इन्होंने क्या योगदान दिया? इन्होंने सबसे बड़ी बात है, सो अर्ली देन मॉडरेट्स द नेगेटिव रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया।
सबसे बड़ी बात है, मॉडरेट्स तो 20 साल इन्हें लग गए कि ये इनका तो कह सकते हैं जो बुरा चेहरा था ब्रिटिशर्स का उसको पहचानने में, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत ही जल्दी ब्रिटिशर्स का जो रियल चेहरा था वो पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने मांग करी, संघर्ष किया कि भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रशासन में। दूसरा कि इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ब्रिटिश जो कर रहे हैं इंडिया का, ये बंद करना चाहिए। तीसरा, रिप्लेस मॉडरेट्स कोऑपरेशन फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन। जो मॉडरेट्स कहते थे कि हम कोऑपरेट करके अपनी बात मनवाएँगे, उन्होंने कहा कोऑपरेट करके नहीं, नॉन कोऑपरेशन के माध्यम से अपनी बात मनवाएँगे। नई तरीका उन्होंने अपनाया, नॉन कोऑपरेशन की बात करी। पैसिव रेजिस्टेंस लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, गरम दल के लोगों को। मॉब जो जो मास एजिटेशन होता है, मास एजिटेशन का मतलब क्या हो गया? तो जनता जो संघर्ष करती है, जनता जो जुलूस निकालती है, ये सब इन चीज़ों का स्टार्ट किया। स्वतः निर्भरता की बात करी और डिसिप्लिन ऑफ सफरिंग और डिसिप्लिन की भी बात करी है कि जब आप कष्ट भोगते हैं उस समय डिसिप्लिन्ड हो रहना पड़ता है। प्रूव्ड दैट द मासेस कुड चैलेंज द अथॉरिटी। साथ में उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो जनमानस है ये जो ब्रिटिश की सत्ता है इसको चैलेंज कर सकती है, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट्स में किया गया था। जबकि नरम दल के लोगों का मासेस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो ये जानते थे, मानते थे ये कि ये सब अनपढ़ लोग हैं और अनपढ़ लोग क्या ही करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि स्वराज टू बी द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि नेशनल मूवमेंट का लक्ष्य है वो स्वराज होना चाहिए। और बाद में कांग्रेस ने 1906 में इसको एक्सेप्ट भी किया अपने कोलकाता सेशन में। इसके अलावा दे आल्सो रिप्रेजेंटेड द अर्बन लोअर मिडिल क्लास। जो अर्बन लोअर मिडिल क्लास है ये उनको भी रिप्रेजेंट करते थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह इन लोगों ने निकाले हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि देसी भाषाओं में, जिससे कि वो ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुँच पाएँ। इसके अलावा उन्होंने सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। सोशल इक्वालिटी का मतलब है राजनीतिक समानता और राजनीतिक उद्धार। उन्होंने इस चीज़, दो चीज़ों की डिमांड करी एज़ देयर बर्थ राइट, कि उनका ये जन्म का अधिकार है, राइट अनलाइक ऑफ मॉडरेट्स एज़ ब्रिटिश सब्जेक्ट। और ये मॉडरेट्स ने इन चीज़ों की कोई डिमांड नहीं करी थी। उन्होंने रिमेंबर किया, उन्होंने लोगों को याद दिलवाया भारत का हेरिटेज यानी कि भारत की जो रिच विरासत थी उसको, और लोगों को इन्वोक किया पीपल थ्रू रिलीजियस पैट्रियोटिज्म यानी कि धार्मिक जो भक्ति थी उसके आधार पर उन्होंने नेशनलिज्म जगाने की कोशिश करी। जबकि जो मॉडरेट्स हुआ करते थे वो पूरी तरीके से निर्भर थे अंग्रेजी इतिहास के ऊपर और अंग्रेजी पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर। जबकि जो गरम दल के लोग थे वो रिलाई किए, उन्होंने विश्वास दिखाया अपना इंडिया हेरिटेज, उसको उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश करी। उसको रिमेंबर करवाया लोगों को कि याद करो कि वैदिक एज में क्या था, याद करो महाराणा प्रताप कैसे थे, याद करिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, युद्ध लड़े थे, वो धर्म के खिलाफ जो थे उनके विरुद्ध वो लड़े थे, अधर्म के खिलाफ लड़े थे। इस प्रकार की बातें उन्होंने अपना रिच हेरिटेज से याद दिलवाया। तो इसके अलावा जो पॉलिसी ऑफ मेंडिकेंसी थी, मांगने की, भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति थी वो भी खत्म कर दी और उन्होंने अपने बोल्ड मेथड्स को अपनाया था। तो ये मुख्यतः ये जो अचीवमेंट्स है ये थे किसके, गरम दल के लोगों के। ये जो अचीवमेंट्स है ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे देखते हैं, एक नज़र डाल लेंगे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या अंतर था। सबसे बड़ी बात है इनका जो सामाजिक आधार था, किन लोगों को ये आधार बनाते थे, कौन लोग इनके साथ में थे। तो मॉडरेट्स के साथ में थे जमींदार और अपर मिडिल क्लास के लोग, एकदम एलीट क्लास। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का जो सोशल बेस था वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो शहरों में, और छोटे लोअर मिडिल क्लास। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लोग एक्सट्रीमिस्ट के साथ में थे, जबकि अपर मिडिल क्लास जो था और जमींदार थे वो मॉडरेट्स के साथ में थे। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन उन्होंने कहाँ से ली थी मॉडरेट्स ने, नरम दल के लोगों ने, ये वेस्टर्न लिबरल थॉट यानी कि जो पश्चिमी जो उदारवाद की जो विचार था वहां से, और ये यूरोपियन हिस्ट्री पर विश्वास दिखाते थे। जबकि हम लोगों ने, या जो गरम दल के लोगों ने कहाँ से ली थी, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन कल्चर से, इंडियन कल्चरल हेरिटेज से और हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स से। इन्होंने इंग्लैंड के जो प्रोविडेंशियल मिशन होता है उस पे विश्वास किया। इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड का जो शासन है वो भारतीय के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। भारत जैसे बड़े और विविध देश को सिर्फ इंग्लैंड ही मैनेज कर सकता है, ब्रिटिश ही एडमिनिस्टर कर सकता है, ये मानना था किसका, मॉडरेट्स का। इनका ये मानना था कि हाँ ब्रिटिश शासन हमारे लिए अच्छे के लिए है। जबकि इन्होंने जो प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी थी उसको एक भ्रम बता के हटा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे लिए क्या है, सिर्फ हानि पैदा करेगा। इन्होंने इस चीज़ पे विश्वास किया कि अगर हम ब्रिटेन से अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस बना के रखेंगे, तो ये हमारे सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेस्ट में होगा। जबकि इन्होंने ये कहा कि हमें ब्रिटेन से कोऑपरेशन नहीं, कन्फ्रंट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये कोऑपरेशन पे विश्वास करते थे, ये कन्फ्रंट्रेशन पे विश्वास करते थे। ठीक है? प्रोफेस्ड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, ये इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी अपनी दिखाई, जबकि इन्होंने इस प्रकार से अपनी वफादारी ब्रिटिश क्राउन के प्रति नहीं दिखाई। ये विश्वास करते थे कि जो आंदोलन है, मूवमेंट में जो मिडिल क्लास है
मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंस के वर्ग है वो लिमिटेड होना चाहिए, और जो मासेस है यानी कि जो जनमानस है उस समय तक ये तैयार नहीं हुआ कि पॉलिटिकल काम कर सके या फिर पॉलिटिकल आंदोलन में हिस्सा ले सके, उनकी समझ अभी उतनी विकसित नहीं हुई। जबकि इनकी पूरी श्रद्धा और पूरी जो फेथ थी वो मासेस के ऊपर थी। इनका मानना था कि मासेस जो है वो कन्फ्रंट कर सकते हैं अथॉरिटी से और अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, इन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को, और कहा कि इंडियंस को सर्विसेज में शेयर मिलना चाहिए। इन्होंने स्वराज की बात करी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे कौन, अरविंदो घोष। इंस्टीट्यूट ऑन द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली, इन्होंने सिर्फ कैसे कौन से मेथड अपनाए, संवैधानिक मेथड अपनाए हैं। जबकि इनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी अगर उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जैसे कि बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस अपनाना पड़े। तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसी थी वो थी पीपीपी की, जबकि इनकी जो पॉलिसी थी वो थी बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस। तो अब देखो, पीपीपी और ये भी पी है, पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। दे वर पैट्रियोट्स एंड डिड नॉट प्ले द रोल ऑफ कॉम्परेटर क्लास, वो पैट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, राजभक्त थे, कॉम्परेटर क्लास का उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। जो पैट्रियोट थे जो अपनी सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार थे। तो ये मूल जो डिफरेंसेस है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है या फिर आ रहा है तो कृपया आप मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, और कुछ ना कुछ अपने जो महत्वपूर्ण और कीमती सुझाव हैं वो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।